अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा बच्चों, डॉक्टर कुरतुलैन हियर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलो गुड है। अच्छा बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसके टोटल 4 लेक्चर होंगे। 4 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको सम अप करें। आज का लेक्चर थोड़ा सा स्लो जाऊंगी ताकि आप लोग की बेस अच्छी बन जाए। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर से बच्चों। सो ह्यूमन, अगर तुम लोगों के पास बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो अपनी बुक्स भी सामने ओपन कर लो ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो लेक्चर मैंने बुक से ही बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो वहीं से रीड कर लो फ़ौरन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। सो ह्यूमन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वो डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स विथ लार्ज इफेक्ट्स। ठीक है, एक जीन में गड़बड़, सिंगल जीन्स में गड़बड़ होगी, ठीक है, लार्ज इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये दूसरे हो गए। एक वो हो गए म्यूटेशन ऐसे जो सिंगल जीन्स को अफेक्ट करिए, दूसरे क्रोमोसोम के लेवल पे गड़बड़ हुई है। और तीसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। पहले को हम हाईलाइट, मतलब ये जो पहला पॉइंट है, जो ऐसे डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स विथ लार्ज इफेक्ट्स, they cause the disease or predispose disease. Typically they are not present in normal population, they are highly penetrant। ठीक है, मतलब इनकी जो पेनिट्रेंस पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। caused by single gene mutation, they usually follow the classic Mendelian pattern of inheritance। अच्छा, आप लोगों को अगर MCQ आए कि जो सिंगल जीन म्यूटेशंस की वजह से डिजीजेस होती हैं, ठीक है, या डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल लॉ कुछ पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में। ठीक है, उसी से ये रन करते हैं। सिंगल जीन में म्यूटेशंस होंगी एंड दे विल फॉलो द क्लासिक मेंडेलियन पैटर्न ऑफ inheritance and they are therefore referred to as Mendelian disorder। For example, जो भी कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट वगैरह या क्लोराइड सिक्रीशन वगैरह से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, और जो ये कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट वगैरह या क्लोराइड सिक्रीशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, दे आर मोस्टली फिजियोलॉजिकल पाथवेज में जो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ मसला हो सकता है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ऐसे एरियाज में जहाँ पे मलेरिया इंडेमिक होता है, ठीक है, वहाँ पे सिंगल जीन म्यूटेशन होगी और सिकल सेल एनीमिया हो सकता है जहाँ मलेरिया है, मतलब मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन आप उसको कह सकते हो। ठीक है, फिर जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, दैट इज वही ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। पहला हमने पढ़ा कि डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स विद लार्ज इफेक्ट, और दूसरा है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। दे अराइज फ्रॉम स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल ऑल्टरेशंस इन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 ऑटोसोम्स होते हैं पेयर, और एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। ठीक है, सो ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंजेस की वजह से हों, ठीक है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ गया या उसके नंबर में चेंज आ गया, लाइक मोनोजेनिक डिजीज, दे आर अनकॉमन। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था मोनोजेनिक, जैसे वो कह रहे हैं कि सिंगल जीन में म्यूटेशन हुई थी, उसके बरक्स ये अनकॉमन है, बट दे आर एसोसिएटेड विद हाई पेनिट्रेंस। ठीक है, इस तरह उसका भी आप लोगों ने पढ़ा था कि दे आर एसोसिएटेड विद हाई पेनिट्रेंस, इस तरह ये वाले भी दे आर एसोसिएटेड विद हाई पेनिट्रेंस। सो ये हमने पढ़ लिया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। थर्ड बच्चों है कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय इंटरेक्शंस बिटवीन मल्टीपल वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब जीन्स के लेवल पे भी मल्टीपल वेरिएशंस आ गई और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गए। सच वेरिएशन इन जीन्स आर कॉमन विद इन द पॉपुलेशन एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्योंकि हम कह रहे हैं कि मल्टीजेनिक डिसऑर्डर है ना, मतलब काफ़ी सारे जीन्स इन्वॉल्व हो गए, तो इस लेवल पे जो जीन्स में चेंजेस आएंगी, पॉपुलेशन के अंदर जो चेंजेस एविडेंट होंगी, उन चेंजेस को या वेरिएशंस को हम लोग कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पोली का मतलब होता है मेनी या मल्टीपल, मॉर्फिज्म का वर्ड हम यूज़ करते हैं मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, जैसे चेंजेस,
ठीक है, किसी चीज़ में भी स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, कोई भी चेंज आ गया, तो हम उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म हो गई हैं अब उस जीन की, एक से ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं उस जीन के अंदर। When several such polymorphisms are present in an individual, that disease occurs, hence the term multigenic or polygenic. मतलब जब काफ़ी सारी वेरिएशन इस तरह जीन्स में कॉमनली प्रेजेंट होगी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मल्टीजेनिक या पोलीजेनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, सेवरल सच पोलीमॉर्फिज्म्स। अच्छा, अभी तक कुछ समझ आ रहा है बच्चों तुम लोगों को, क्योंकि ये सारा जेनेटिक्स तुम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे साथ साथ रहना और मुझे बताओ कि अब मेरे साथ चल रहे हो, समझ आ रही है। बच्चे अजीब सा इसलिए क्योंकि हमने एकदम से हीमोडायनेमिक्स पे जेनेटिक्स पे जंप किया है ना, ड्राई है ऑब्वियसली, जेनेटिक्स इज़ वेरी ड्राई, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स में आप लोगों को रट्टा ज़्यादा मारना होता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग यू हैव टू इमेजिन, अनलाइक जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे आप अपनी सोसाइटी में भी देखते हो, जैसे डाउन सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम्स वगैरह हैं, कुछ सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स आप लोग देखते हो, बट जेनेटिक्स मोस्टली इज रटा टाइप थिंग, ठीक है, सो आपको ये कुछ टर्म्स याद करनी होती हैं और समझनी होती हैं। ये पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा ड्राई ड्राई लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अब हमने पढ़ लिया कि जो थर्ड डिसऑर्डर हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स। सो और इनका क्या है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीफैक्टोरियल जीन्स, ठीक है, दे हैव लो पेनिट्रेंस, और इनकी एग्जांपल्स कुछ उसने बताई हुई है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि मल्टीपल जीन्स की वेरिएशन आई है ना, इस तरह डायबिटीज़ में भी मल्टीपल जेनेटिक वेरिएशन होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे हमने पढ़ा था वेसल की नैरोइंग हो जाती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह। इसके अलावा कुछ नॉर्मल भी होती हैं चेंजेस, जिस तरह हाइट या वेट में, ठीक है, नॉर्मल ट्रेड्स जो हमारे होते हैं ना जैसे हाइट और वेट, उनमें भी सेवरल जीन्स में पॉलीमॉर्फिज्म देखी जा सकती है। अच्छा, फिर अगला बच्चों आप लोगों का, ये तो हम लोगों का जनरल था कि कितने लेवल्स पे चेंजेस होंगी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। फिर अगला आप लोगों का है टॉपिक म्यूटेशन, बुक में लिखा हुआ है। म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि डीएनए के लेवल पे परमानेंट चेंज आ गया है, ठीक है, सो अगर म्यूटेशन को आप सिर्फ डिफाइन करो, और म्यूटेशन इज डिफाइंड एज अ परमानेंट चेंज इन द डीएनए, ठीक है, अगर एक जीन डीएनए के लेवल पे, डीएनए आपको पता है कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, सारी जेनेटिक वेरिएशन वहीं पे हो रही होती है, सारी असेंबली वहीं पे हो रही होती है, उसके लेवल पे अगर परमानेंट चेंज आ जाए तो हम उसके लिए म्यूटेशन का वर्ड यूज करेंगे, इट इज ऑलवेज परमानेंट, ठीक है। म्यूटेशन दैट अफेक्ट जर्म सेल्स आर ट्रांसमिटेड टू द प्रोगेनी एंड कैन गिव राइज टू इनहेरिटेड डिजीजेस। जो जर्म सेल्स के ऊपर म्यूटेशंस हैं, दे आर नॉर्मली इनहेरिटेड डिजीजेस की फॉर्म में एविडेंट होते हैं। अच्छा, अब इसके बुक में आप लोगों के कुछ जनरल प्रिंसिपल लिखे हैं विच आर रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ जीन म्यूटेशन, ठीक है, उनमें एक तो जो पहला वाला है दैट इज पॉइंट म्यूटेशंस विद इन द कोडिंग सीक्वेंस, इस तरह दूसरा है विच इज द म्यूटेशंस विद इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, थर्ड है डिलीशन एंड इंसर्शन, एंड फोर्थ इज द ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस। ये कुछ चार पांच हैं जो प्रिंसिपल्स हैं म्यूटेशन के, कि म्यूटेशन किस तरह से हुई, किस लेवल पे हुई, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन जैसे नाम से पता लग रहा है, पॉइंट मतलब एक सिंगल चेंज हुआ है। अब पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन विच अ सिंगल बेस इज सब्स्टिट्यूटेड विद अ डिफरेंट बेस, ठीक है, सिंगल बेस चेंज हुआ है, ठीक है, नाम में देखो इसका पॉइंट म्यूटेशन विद इन द कोडिंग सीक्वेंस, बिकॉज दीज म्यूटेशन ऑल्टर द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द इनकोडेड प्रोटीन, दे आर ऑफन टर्म मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर ही हमने एक और म्यूटेशन की टाइप देख ली जिसको वो कह रहे हैं मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये म्यूटेशंस जो सीक्वेंस होता है ना इनकोडेड प्रोटीन्स का, जो एक कोडॉन बना होता है, ठीक है, उसका सीक्वेंस ही अगर ये चेंज कर दे तो ऑब्वियसली उसका जीन का टोटल जिसे कह लो ना कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका इनकोडेड प्रोटीन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा उसके सीक्वेंस का, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, क्योंकि अब उसकी कोई सेंस नहीं बन रही, उसमें चेंज आ गया। अब वो आगे कह रहे हैं इफ द सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड इज बायोकेमिकली सिमिलर टू द ओरिजिनल। अब आगे वो पॉइंट म्यूटेशन को भी दो पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा है, जिसमें वो एक है कंजर्वेटिव मिस सेंस म्यूटेशन को दो में डिवाइड कर रहा है, एक है कंजर्वेटिव मिस सेंस म्यूटेशन, एक है नॉन कंजर्वेटिव मिस सेंस म्यूटेशन। जैसे कंजर्वेटिव है, आपको नाम से ही पता लग रहा है कंजर्व है, मतलब लाइक इतनी खराब नहीं हुई हुई है, मतलब if the substituted amino acid is biochemically similar to the original, the mutation is called a conservative missense म्यूटेशन। मतलब ये जो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट हुआ है या जिसके अंदर चेंज आया है वो सिमिलर है कुछ कुछ ओरिजिनल वन से,
उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन, और दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन। वो हम कब कहेंगे? व्हेन इट रिप्लेसेस द नॉर्मल अमाइनो एसिड विद अ बायोकेमिकली डिफरेंट वन। ठीक है, ऊपर हम कह रहे थे बायोकेमिकली सिमिलर वन, यहाँ हम कह रहे हैं बायोकेमिकली डिफरेंट वन, बिल्कुल अब डिफरेंट अमाइनो एसिड से सब्स्टिट्यूशन हो गई है, इसलिए हम उसको कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव मिससेंस म्यूटेशन। अच्छा बच्चों, आप लोगों की बुक में एक डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 138 पे, अगर नीचे देखो नॉनसेंस म्यूटेशन की। ठीक है, अब नॉनसेंस म्यूटेशन को बताया भी रहे कि वो होता क्या है। ठीक है, और उसकी एक डायग्राम भी आगे आप देख लो। अ पॉइंट म्यूटेशन में चेंज एन अमीनो एसिड कोडॉन टू अ चेन टर्मिनेटर और स्टॉप कोडॉन व्हिच इज कॉल्ड नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा चेंज आया कि कोडॉन, मतलब आगे जो एक अमीनो एसिड की चेन चल रही थी ना, वो टर्मिनेट हो गई, वो रुक गई, प्री मेच्योरली खत्म हो गई। ठीक है, ऐसी चेंज आई, अमीनो एसिड ऐसे चेंज हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब उन्होंने बाकी आगे सारी चेंजेस या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों की एक नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन एलील बताया हुआ है। ठीक है, ऊपर आप देखो इसमें थायरोग्लोबुलिन और फिर ग्लूटामेट और आर्जिनिन वगैरह, नीचे वो कह रहे हैं कि नॉनसेंस म्यूटेशन लीडिंग टू प्री मेच्योर चेन टर्मिनेशन। अब देखो जो साइटोसिन है इट इज चेंजिंग विद यूरेसिल। ठीक है, और आगे वो कह रहे हैं कि जब थायरोट्रोपिन के लेवल पे देखो अमीनो एसिड 38 39 40 नॉर्मली चल रहा था, 38 के बाद स्टॉप हो गया। ऊपर नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन एलील बताया हुआ था, नीचे बीटा नॉट ग्लोबिन एलील आ गया, मतलब बीटा नॉट का मतलब ये है कि अब स्टॉप हो गया, वहां पे आगे चेंजेस हो ही नहीं रही, खत्म हो चुकी हैं, स्टॉप हो गई हैं। सो नॉनसेंस म्यूटेशन लीडिंग टू प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन, पार्शियल मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, शोइंग कोडॉन्स फॉर अमीनो एसिड 38 टू 40। पॉइंट म्यूटेशन सी टू यू साइटोसिन से यूरेसिल में चेंज हो गया इन कोडॉन नंबर 39, चेंजेस अ ग्लूटामीन कोडॉन जीएनएन, जीएलएन को वो बच्चों कह रहे हैं ग्लूटामीन कोडॉन टू अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, मतलब अब देखो अगर साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो गई तो उस अमीनो एसिड में इतनी बड़ी चेंज आ गई कि वो स्टॉप कोडॉन की तरफ चला गया, एनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप एट्स अमीनो एसिड 38। ठीक है, अब अमीनो एसिड की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी वो 38 के लेवल पे ही स्टॉप हो गई है, वो आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे स्टॉप हो चुका है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ मिस सेंस म्यूटेशन जिसको हम नॉन सेंस म्यूटेशन, सॉरी नॉन सेंस म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन या चेन टर्मिनेटर की वजह से जो होती है। ठीक है, अच्छा अगली बच्चों आप लोगों का जो बुलेट पॉइंट है दैट इज म्यूटेशन विद इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ऊपर हम लोगों ने कोडिंग सीक्वेंस के अंदर पढ़ा था चेंजेस जो होंगी, और नीचे हम पढ़ेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर जो चेंजेस होती हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन डिलेटेरियस इफेक्ट्स में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स आपने पढ़ा होगा ना, जब एक वो चेन चल रही होती है उसमें कुछ एक्सॉन्स होते हैं, फिर एंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटर साइड पे जो चल रहे होते हैं दे आर एक्सॉन्स, जो चेन के टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, और इनसाइड इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसी म्यूटेशन जो कि एक्सॉन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ हेरिडिटरी एनीमियाज हैं जैसे थैलेसीमिया वगैरह, दे आर द म्यूटेशन विद इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड पॉइंट म्यूटेशन विद इन इंट्रॉन्स में लीड टू डिफेक्टिव स्प्लाइसिंग ऑफ इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सॉन को इन्वॉल्व नहीं करी, इट मीन्स कि ये इंट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रही है, एंड पॉइंट म्यूटेशन विद इन द इंट्रॉन्स में लीड टू द डिफेक्टिव स्प्लाइसिंग ऑफ द, मतलब उसकी डिफेक्टिव स्प्लाइसिंग होगी, उसकी कंप्लीट स्प्लाइसिंग नहीं हो जाएगी आगे वाले सीक्वेंस की। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जिसको हम लोगों ने म्यूटेशंस विद इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस हम लोगों ने इसको लेबल किया। अच्छा आप लोगों की बुक में उसने थोड़ा सा ये भी मेंशन किया हुआ है कि दीज पॉइंट म्यूटेशन और डिलीशन इन्वॉल्विंग दीज रेगुलेटरी सीक्वेंस में इंटरफेयर विद बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग से ये इंटरफेयर कर सकते हैं, एंड दे लीड टू मार्क रिडक्शन इन और टोटल लैक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब इसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल पे चेंजेस आ गई तो आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, और फिर उसने आगे इसमें थैलेसीमिया की इसीलिए एग्जांपल दी थी, और यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है विद इन इंट्रॉन्स। ठीक है, सो नॉर्मल जो प्रोसेसिंग थी इनिशियल मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की, उसके अंदर इंटरफेरेंस आ गई है। ठीक है, उसके अंदर अब, और उसकी वजह से नॉर्मल जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए था उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, फेलियर ऑफ द टू फॉर्म द मेच्योर मैसेंजर आरएनए, देयरफॉर ट्रांसलेशन कैन नॉट टेक प्लेस एंड द जीन प्रोडक्ट इज नॉट सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब आगे जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन है वो नहीं हो सकेगी और जीन प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा आप लोगों की आगे बुक में ये दो एग्जांपल्स भी दी हुई थी जिसमें
अच्छा ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिलीशन और इंसर्शन के अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 बेस्ड अच्छा ये हाँ, ये 3 बेस पेयर जब आएँगी वहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा, अब ये थर्ड पॉइंट बच्चों बुलेट पॉइंट है, एक था पॉइंट म्यूटेशन विद इन द कोडिंग सीक्वेंस, एक था म्यूटेशन विद इन द नॉन कोडिंग सीक्वेंस और एक है डिलीशन और इंसर्शन। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है या डिलीट हो गया एक चेंज या फिर इंसर्ट हो गया। सो स्मॉल डिलीशन और इंसर्शन इन्वॉल्विंग द कोडिंग सीक्वेंस कैन हैव टू पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द इनकोडेड प्रोटीन। ठीक है, स्मॉल अगर डिलीशन या इंसर्शन होगी उसके दो पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला, if the number of base pair involved is 3 or a multiple of 3, the reading frame will remain intact and an abnormal protein lacking or gaining one or more amino acids will be synthesized. So अगर तो बेस पेयर्स 3 हैं, ठीक है, जैसे हम अक्सर कहते हैं जैसे एटीसी है, टीटीटी है, जीजीटी है, ठीक है, गवानीन गवानीन थायामीन, एडेनिन थायामीन साइटोसिन, ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में बेस पेयर्स पढ़े होंगे ना, 5 तरह के होते हैं, एडेनिन गवानीन थायामीन साइटोसिन यूरेसिल, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ बेस पेयर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो रीडिंग फ्रेम जो है वो इंटैक्ट रहता है एंड एन एबनॉर्मल प्रोटीन लैकिंग और गेनिंग वन और मोर अमीनो एसिड विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, वन और मोर अमीनो एसिड जो गेन या लैक कर रही होंगी एबनॉर्मल प्रोटीन वो सिंथेसाइज होगी। आगे वो कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ अफेक्टेड कोडिंग बेस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है, दिस विल रिजल्ट इन एन ऑल्टरेशन ऑफ द रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूसिंग व्हाट इज रेफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमने पढ़ा कि अगर 3 है या 3 से ज्यादा है तो एक या दो, एक से ज्यादा अमीनो एसिड का जो एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी वो पहले नंबर पे बनेगी, और अगर तो अफेक्टेड कोडिंग बेस जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ द रीडिंग फ्रेम ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूसिंग, जिसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये हम आगे देखेंगे बच्चों ये किस तरह से होती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के पूरे डिसऑर्डर्स हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आता है। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस डीएनए है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। 3 based in deletion in the common cystic fibrosis allele results in the synthesis of a protein that like amino acid 508। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा था एटीसी एटीसी, यहाँ पे एटीसी ट्रिपल टी, अब यहाँ पे देखो कितने बेस का चेंज आ गया, सीटीटी। ठीक है, तो यहाँ पे इट रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट लैक्स अमीनो एसिड 508। अब यहाँ पे अमीनो एसिड नंबर 508 जिसको फिनाइल एलानिन कह रहा है वो मिसिंग हो गया बिकॉज द डिलीशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि ये डिलीशन 3 का मल्टीपल है, 1 2 3। दिस इज नॉट अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, हमने पहले भी मैंने पीछे आपको दिखाया था कि यहाँ पे रीडिंग फ्रेम विल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, ये दिस इज नॉट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब आगे देखो, single base deletion at the ABO glycosyl transferase locus leading to frame shift mutation responsible for the O allele। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा था ABO, ये इसने ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी है यहाँ पे। ठीक है, ये वेलाइन और ये हम प्रोलीन और ल्यूसीन। ठीक है, और यहाँ पे एक बेस पेयर चेंजेस आया यहाँ पे इस लेवल पे, तो हम इसको कहेंगे सिंगल बेस डिलीशन, मतलब एक ये बेस सिंगल। ठीक है, सो उसमें क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओ एलील। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे था 3 बेस डिलीशन यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल बेस में अगर चेंज आ रहा है, जिस तरह ये देखो एक यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, सिंगल बेस डिलीशन एट द एबीओ लोकस लीडिंग टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक आप लोगों की बुक में ये टेबल बना हुआ है, टेबल आप लोगों की बुक में टेबल नंबर 5.4 है एंड इट्स ऑन द पेज नंबर 139। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे देखो नॉर्मल हेक्सा एलील बनाया हुआ है और टेसिक डिजीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे टी और एटीसी इस लेवल पे चेंजेस आई हैं, यहाँ पे ऑल्टर्ड रीडिंग फ्रेम, यहाँ पे पूरा जब 2 लेवल्स पे चेंजेस आ गई तो आगे से पूरा अमाइनो एसिड का फ्रेम ही चेंज हो जाएगा ना, यहाँ जब चेंज आ जाएगा तो आगे तो डिजीज में सारी सारी लेवल पे फिर चेंज हो जाएगा ना, बीच में ही मसला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी के लेवल पे और यहाँ पे एटीसी के लेवल पे गड़बड़ हो चुकी है, और यहाँ पे फिर 4 बेस इंसर्शन इन द हेक्सोसामाइनेडेज ए जीन लीडिंग टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है,
4 बेस इंसर्शन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बेस इंसर्शन हो चुकी है। ये डिजीज का नाम उसने बताया है टेसिक एलील है या हेक्सोमेनिडेज ए जीन की म्यूटेशन हुई है विच लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दिस यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि वहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इसके साथ दोनों गायब हो गए और इसके साथ एक गायब हुआ है और यहाँ पे इसका सिर्फ एक बेस का चेंज आया है, ठीक है, लेकिन एक बेस की चेंज होने की वजह से 4 बेस की इंसर्शन हो गई हैं एंड दिस म्यूटेशन इज द मेजर कॉज ऑफ टेस्टिक डिजीज इन द एशकेंजे ज्यूस, ठीक है। अच्छा, अब चौथा जो है बच्चों दैट इज ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। ट्राई न्यूक्लियोटाइड जैसे नाम से पता लग रहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होगी एंड दे बिलोंग टू अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ genetic anomaly. These mutations are characterized by amplification of sequence of 3 nucleotides. Almost all affected sequences share the nucleotide guanine and cytosine. मतलब जितने भी affected जो disorders होंगे उनमें nucleotides guanine और साइटोसिन के लेवल पे चेंजेस होंगी। फॉर एग्जांपल उसने बताया हुआ जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है 250 to 4000 टेंडम रिपीट्स होते हैं ऑफ द सीक्वेंस CGG। मैंने आपको बताया ना गवानीन या साइटोसिन के लेवल पे चेंजेस आएंगी विद इन अ जीन कॉल्ड फेमिलियल इस, और उस जीन को कहते हैं हम फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन 1 जीन, FMR1 जीन, और वो किस डिजीज में हो गई, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एफ से एफ कैपिटल एफ याद रखना, ठीक है। इस तरह आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में कौन से टाइप ऑफ जीन में म्यूटेशन होगी, ठीक है, उसका नाम है फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन 1। So another distinguishing feature of trinucleotide repeat mutation is that they are dynamic. That is the degree of amplification increases during gametogenesis. ये distinguishing feature है that they are dynamic. They have उनकी जो amplification जो उनके अंदर changes होंगी they increases during gametogenesis, मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा होगा ना तो उस टाइम पे उनके changes increase होती जाएंगी। अच्छा, और दूसरा बच्चों साथ आप लोगों के बुक में कुछ कैटेगरीज ऑफ, फिर उसके बाद जैसे उसने बुक में आप लोगों की बताया हुआ है आगे कुछ कैटेगरीज हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी, ठीक है, उनको आगे बताया हुआ है। अच्छा, इसको आप लोगों की बुक में एक समराइज करके उसने 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं कि म्यूटेशंस कैन इंटरफेयर विद जीन expressions at various level. Transcription may be suppressed by gene deletion and point mutation involving promoter sequences. अब ये बता रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो चल रही होती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना ट्रांसलेशन में से RNA या DNA के लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ये जीन डिलीशंस की वजह से सप्रेस हो जाती है and point mutations involving the promoter sequences. Abnormal messenger RNA processing may result from mutation affecting the introns or splice junction or both. So translation is affected if a nonsense mutation creates a stop codon, which is the chain termination mutation. ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को अगर इस तरह एमसीक्यू आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन कब इफेक्ट होती है, अगर कोई नॉनसेंस म्यूटेशन स्टॉप कोडॉन क्रिएट करे, then translation will be affected within an exon. Finally, some कुछ pathogenic point mutations होती हैं that leads to the expression of normal amount of dysfunctional protein. अच्छा, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट हम 3 मेजर कैटेगरीज देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, कौन कौन सी होती हैं। डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड टू म्यूटेंट जीन्स ऑफ लार्ज इफेक्ट, then diseases with multifactorial inheritance and then chromosomal disorders. वही जो हमने पीछे पढ़े थे उनको आगे वो फर्दर कैटेगराइज कर रहा है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल लेवल पे डिसऑर्डर, या फिर म्यूटेंट डिसऑर्डर ऐसे जो कि म्यूटेंट जीन को इन्वॉल्व किए जिन्होंने लार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अच्छा, अब सिंगल बेस डिसऑर्डर विद नॉन क्लासिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, in to these 3 well-known categories, there is added a heterogeneous group of single gene disorder with non-classic pattern of inheritance. This group includes disorder resulting from triplet repeat mutation, those arising from mutation in mitochondrial mtDNA. ठीक है, ऐसे सिंगल जीन डिसऑर्डर जिनमें नॉन क्लासिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होगा, ये ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशंस को इन्वॉल्व करेंगे और इनकी वजह से जो म्यूटेशंस होती हैं वो अराइज होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो अगर हम कहें कि सिंगल जीन इन डिसऑर्डर विद नॉन क्लासिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, दे अराइज फ्रॉम म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
एंड दोज इन विच ट्रांसमिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और गुनेडल मोजाइकिज्म, ये हम सारा आगे पढ़ेंगे। सो बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर ट्रिपल रिपीट म्यूटेशन हुई है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में चेंजेस हुई है, और ये मोस्टली मदर से ट्रांसफर होता है, ठीक है, एम माइटोकॉन्ड्रियल से मदर, एम याद रखना है, ठीक है। सो डिजीजेस विद इन दिस ग्रुप आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स। अब ये भी जो डिसऑर्डर है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएन में वेरिएशन का, ये भी सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से होता है, लेकिन दे डू नॉट फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडेलियन भी हमने पढ़ा था ना कि सिंगल जीन डिसऑर्डर में म्यूटेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल जीन डिसऑर्डर में म्यूटेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये इसको आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना है। अच्छा, अब कुछ कॉमन टर्म्स आप लोग आगे यूज करते हो अपनी उसमें जेनेटिक्स में। एक हेरिडिटरी होती है, एक फेमिलियल होती है, एक कंजेनिटल होता है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वन पेरेंट एंड आर ट्रांसमिटेड इन द जर्म लाइन थ्रू द जनरेशन एंड देयरफॉर आर फेमिलियल, ठीक है, एक पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जर्म लाइन में ट्रांसमिट होते जाते हैं थ्रू जनरेशन एंड देयरफॉर आर फेमिलियल, ठीक है, मतलब हेरिडिटरी वो हैं जो पेरेंट से ट्रांसफर हो गए, ठीक है। फेमिलियल हम तब उसे कहेंगे जब वो फैमिली में रन कर रहे हैं, मतलब जनरेशन में रन कर रहे हैं, ठीक है। कंजेनिटल की टर्मिनोलॉजी हम कब यूज करेंगे? सिंपली इसका मतलब है बॉर्न विथ, ठीक है। सम कंजेनिटल डिजीज आर नॉट जेनेटिक, मतलब ये भी एक पॉइंट देखो कि कुछ कंजेनिटल डिजीज हैं वो जेनेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल कंजेनिटल syphilis, and not all genetic diseases are congenital. Individuals with Huntington disease, for example, begin to manifest their condition only after their 20 or 30, ठीक है, मतलब कुछ उस वो कह रहे हैं कि सारी जेनेटिक डिजीजेस कंजेनिटल नहीं होती हैं, जैसे मतलब उनके साथ इंसान बॉर्न नहीं होता, उनके साथ पैदा नहीं हुआ होता, जैसे हंटिंगटन डिजीज है, हंटिंगटन्स डिजीज, वो कह रहे हैं कि इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं 20 और 30 साल की उम्र में, जब बंदा 20 और 30 क्रॉस करता है उसके बाद आना शुरू होते हैं, लेकिन हम इसको कंजेनिटल डिजीज कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी कंजेनेटिक डिजीज वो कंजेनिटल भी हों। अच्छा, अब बच्चों हम लोग कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं। डिटेल में आप लोगों के बुक में दिखाए हुए हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो जो मेन होते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दे आर रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन सिंगल जीन्स दैट हैव लार्ज इफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था। और इसमें हम वो सारा पढ़ेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड वगैरह, वो सारा इसमें स्टडी करेंगे। Some autosomal mutation produces partial expression in heterozygote and full expression in homozygote. For example, sickle cell anemia is caused by substitution of normal hemoglobin by hemoglobin S. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे ऑटोसोमल म्यूटेशन होंगी जो कि हेट्रोजाइगोट में पार्शियल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन होमोजाइगोट्स में फुल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। जैसे उसकी एग्जांपल उसने बताया है कि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA जिसको कहते हैं, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय HbS, हीमोग्लोबिन S, तो उसको हम कहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये डिसऑर्डर है ब्लड का, ठीक है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट जीन, ऑल द हीमोग्लोबिन इज ऑफ एबनॉर्मल HbS टाइप। होमो का मतलब ही यही है कि काफी सारे लेवल पे चेंज आ चुका है, होमोजीनियसली उसने म्यूटेशन कॉज कर दी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर एक म्यूटेंट जीन के लिए एक इंसान होमोजाइगस है, ठीक है, सो सारा हीमोग्लोबिन ही उसका एबनॉर्मल होगा, अगरचे आप उसकी सेचुरेशन ऑक्सीजन की नॉर्मल भी हो उसकी फिर भी, और ये डिसऑर्डर फुली एक्सप्रेस होता है और इसमें रेड सेल की सिकलिंग हुई होती है, इसलिए उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जो हेट्रोजाइगोट जिसे कह लो ना म्यूटेंट जीन्स होते हैं, मतलब 1% है वो म्यूटेंट जीन के लिए हेट्रोजाइगोट है। हेट्रो का मतलब होता है कि थोड़ा सा पार्शियल, होमो का मतलब होता है फुली लेवल पे चेंज आ चुका है। हेट्रो मतलब ओनली अ proportion of the hemoglobin is HbS, so normal is HbA and the abnormal is HbS, and therefore red cell sickling occurs only under unusual circumstances such as exposure to lowered oxygen tension, मतलब एक जगह पे एक पर्सन के अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी कम है, लोअर्ड ऑक्सीजन टेंशन है, या ऐसे ही एक्सपोज हुआ हुआ है बार बार लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सेचुरेशन इतनी नहीं है, ऐसे इलाके में रह रहा है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादातर ये चांस हो सकता है। दिस इज रेफर टू ए सिकल सेल ट्रेट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम फुल ब्लोन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो इसको आप सिकल सेल ट्रेट भी कहते हैं, सो दैट यू डिफर इट फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हीमोग्लोबिन किस में चेंज हुआ है सिकल सेल एनीमिया में, और हेट्रोजाइगोट ज्यादा डेंजरस है कि होमोजाइगोट? ऑब्वियसली होमोजाइगोट इज मोर डेंजरस। फिर आप लोगों की बुक में बच्चों एक टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, कोडोमिनेंस, ठीक है। सो कोडोमिनेंस कब हम कहते हैं? Although Mendelian traits are usually described as dominant or recessive, in some cases both of the allele of a gene pair contribute to the phenotype, ठीक है, डोमिनेंट भी
जो नॉर्मली हम डोमिनेंट और रिसेसिव में उसको ऑटोसोमल या डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव में हम उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करते हैं ना, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि एक जीन के दोनों एलील, ठीक है, बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, जैसे उसमें चेंजेस कर देगी, ठीक है, जीन के लेवल पे। उस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो है वो एक जीन के दोनों एलील्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंड ब्लड ग्रुप एंटीजन आर गुड एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट जीन्स। जी बच्चे, शाबाश, इकरा ने सही बताया, बिल्कुल ऐसे ही होता है कोडोमिनेंट। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों की बुक में कोडोमिनेंस के बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें वो कह रहा है हेट्रो प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। अच्छा, कुछ उसने इसमें कोडोमिनेंस के बाद थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं बताया हुआ है, बस सिर्फ यही बताया हुआ है कि ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। अच्छा, अगर आप लोगों को एमसीक्यू में आए कि ब्लड ग्रुप एंटीजेंस वगैरह या हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड बाय कोडोमिनेंस, ठीक है। तो हर एक का ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। फिर अब हम पढ़ेंगे प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है कि एक सिंगल म्यूटेंट जीन लीड्स टू मेनी एंड इफेक्ट्स, ठीक है। प्लियोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म उसी तरह इफेक्ट से याद रखो कि वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और प्लियो याद रखो मल्टीपल से, जैसे हम कहते हैं ना प्लियोमॉर्फिज्म, इस तरह प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। म्यूटेशन एट सेवरल जेनेटिक लोकाई में प्रोड्यूस द सेम ट्रेट, ठीक है। डिफरेंट जेनेटिक लोकाई के ऊपर म्यूटेशन हुई है एंड दे विल प्रोड्यूस द सेम ट्रेट, उसको हम कहते हैं जेनेटिक हेट्रोजेनिटी। Sickle cell anemia is an example of pleiotropism. In this disorder, not only does the point mutation in the gene give rise to HBS, which predisposes the red cell to hemolysis, but also the abnormal red cells tend to cause a log jam in small vessel. मतलब ये दो तरह के चेंज कर रहा है, ठीक है। जब सिकल सेल एनीमिया की वो एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इसमें क्या हुआ है, ना सिर्फ एचबीएस के लेवल पे पॉइंट म्यूटेशन हो गई है, लेकिन इसके अलावा जो एबनॉर्मल रेड सेल्स हैं, दे विल कॉज अ लॉग जैम इन स्मॉल वेसल इंड्यूसिंग फॉर एग्जांपल स्प्लेनिक फाइब्रोसिस, ऑर्गन इन्फार्क्ट एंड बोन चेंजेस, ठीक है। तब इसने रेड सेल के लेवल पे उसकी शेप को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एक जैम हो जाएगा स्मॉल वेसल के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से स्प्लेनिक फाइब्रोसिस, जैसे स्प्लेनिक फाइब्रोसिस कंडीशन होती है, स्प्लीन के अंदर बहुत फाइब्रोसिस होती है, इसके अलावा ऑर्गन्स का कोई इन्फार्क्ट वगैरह या बोन के लेवल पे चेंजेस हुई होती हैं, वहां पे हम कहते हैं कि प्लियोट्रोपिज्म टाइप के डिसऑर्डर चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो हम थोड़े हमारे पास हाफ एन आवर रह गया, हम ट्रांसमिशन पैटर्न्स देख लेते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं विच आर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशंस इन सिंगल जीन्स बट दे हैव अ लार्जर इफेक्ट। सो अब हम तीनों को अलग अलग देख लेते हैं कि ऐसी म्यूटेशंस विच इन्वॉल्व द सिंगल जीन्स टिपिकली फॉलो वन ऑफ द थ्री पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी, एफएससी के लेवल पे भी पढ़ी होंगी, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होती हैं। या ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, या ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, या एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी होते हैं और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी होते हैं, लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ज्यादा कॉमनली इनकाउंटर्ड होते हैं। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट बच्चों, ये आप लोग इनकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन होगी तो आप लोग, दूसरा आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स, ठीक है, आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में एग्जांपल आएगी, आप लोगों को लिखा है कि फलाना डिसऑर्डर है, ठीक है। जैसे आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में वो पूछ सकता है कि नर्वस लेवल पे अगर नर्वस लेवल पे कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर हुआ है तो वो हंटिंगटन डिजीज आ सकती है, वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है, जीआईटी के लेवल पे फेमिलियल पोलीपोसिस हो सकता है, ब्लड के लेवल पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये टेबल भी आगे बना हुआ है, इस टेबल को एक दो दफा देखोगे तो तुम लोगों के माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव है और कौन सी डोमिनेंट डोमिनेंट है, कौन सी में। ये टेबल तुम लोगों के पेज नंबर 141 पे बना भी हुआ है, और उसने दोनों टेबल बस ऊपर नीचे स्टेट, ठीक है। पहली बात, दे आर मैनिफेस्टेड इन हेट्रोजाइगस स्टेट, ठीक है। सो एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ एन इंडेक्स केस इज यूजुअली अफेक्टेड, ठीक है। पहली बात तो उसने हेट्रोजाइगस कह दी, स्टेट में होते हैं, और एक पेरेंट एटलीस्ट अफेक्ट होना चाहिए,
ठीक है? बोथ मेल और फीमेल्स में से कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है। पेरेंट का लफ्ज़ नहीं किया, उसने ये स्पेसिफिकली नहीं किया कि मेल होगा या फीमेल होगा। बोथ मेल और फीमेल्स अफेक्ट होते हैं बट एटलीस्ट वन पेरेंट एंड बोथ कैन ट्रांसमिट द कंडीशन, और दोनों भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है? मतलब मेल फीमेल्स दोनों अफेक्ट होते हैं और दोनों ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। व्हेन एन अफेक्टेड पर्सन मैरीज एन अनअफेक्टेड वन, एवरी चाइल्ड हैज वन चांस इन टू ऑफ हैविंग द डिजीज। ठीक है? अब यहाँ पे अब देखो हमने एक की बात की है। अच्छा बच्चों, समझ आ रही है? कुछ चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं? ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, हमने आगे भी काफ़ी करना है क्योंकि इस हमने यूनिट को हमने 4 उसमें लेक्चर्स में ख़त्म करना है। ठीक है? पहली बात, अगर आप लोगों को एमसीक्यू के लेवल पे आपसे ये पूछा जाता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कितने को अफेक्ट करता है, सो अगर एक अफेक्टेड पर्सन शादी करता है विद एन अनअफेक्टेड पर्सन, देन एवरी चाइल्ड हैज वन चांस इन टू ऑफ हैविंग द डिजीज। मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक के अंदर चांस होगा कि वो डिजीज के साथ पैदा होगा। ठीक है? या उसके अंदर डिजीज होगी। सो हेट्रोजाइगस स्टेट ये हमें समझ आ गया कि इनमें से एक अफेक्टेड पर्सन था और दूसरा हेल्दी पर्सन था, अफेक्टेड वर्सेस नॉन अफेक्टेड, एंड एवरी चाइल्ड हैज 1 in 2 चांस ऑफ हैविंग द डिजीज। फिर अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की। ठीक है? इसमें एक तो सबसे पहले आप लोगों के बुक में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में कि विद एवरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर सम प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स डू नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। अच्छा, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कि ज़रूरी नहीं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर एक पेशेंट को हो और उसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हों, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है? सम प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट डू नॉट हैव द अफेक्टेड पेरेंट्स। ऐसे patients they owe their disorder to new mutation involving either the egg or the sperm from which they are derived। ठीक है? कोई न्यू म्यूटेशन उनके अंदर अराइज कर गई है बाय चांस। देयर सिबलिंग्स आर नीदर अफेक्टेड नॉर एट इंक्रीज रिस्क फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। दिस proportion of the proportion of the patient who develop the disease as a result of new mutation is related to the effect of the disease on reproductive capability। So, if a disease markedly reduces the reproductive fitness, most cases would be expected to result from new mutation। ठीक है? अगर डिजीज, कोई भी डिजीज, इफ अ डिजीज आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अफेक्ट करती है, सो मोर केसेस वुड बी एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट फ्रॉम द न्यू म्यूटेशंस। मेनी न्यू म्यूटेशन सीम्स टू अकर इन जर्म सेल्स ऑफ रिलेटिवली ओल्डर फादर्स। ठीक है? ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ओल्डर पेरेंट्स, ठीक है, ये ओल्डर फादर की वजह से भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होने डिजीज के ट्रांसफर का चांस होता है। ठीक है? इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज क्लिनिकल फीचर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय वेरिएशंस इन पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। ठीक है? क्लिनिकल फीचर्स मॉडिफाई हो सकते हैं बाय वेरिएशन इन द पेनिट्रेंस, जो जीन की पेनिट्रेंस है या जीन की एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। सम इंडिविजुअल इनहेरिट द म्यूटेंट जीन्स बट आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, दिस इज रेफर्ड टू एज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। अच्छा, 2 तरह की पेनिट्रेंस भी होती है बच्चों, एक होती है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस और दूसरा हम पढ़ते हैं वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब ये है कि इंडिविजुअल ने म्यूटेंट जीन तो इनहेरिट कर लिया लेकिन फिनोटिपिकली नॉर्मल है, देखने वगैरह में हर तरह से वो नॉर्मल है, उसको हमने कह दिया इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है? पेनिट्रेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स एज 50% पेनिट्रेंस इंडिकेट दैट 50% ऑफ दोज हु कैरी द जीन एक्सप्रेसेस द ट्रेट। मतलब एक अगर जीन की 50% पेनिट्रेंस है, उसका मतलब ये है कि 50% ऐसे बंदे जो ये जीन कैरी करते हैं वो ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे। मतलब 50-50 है। ठीक है? In contrast to the penetrance, if a trait is seen in all individual carrying the mutant gene but is expressed differently among individual। ठीक है? अब ऐसा पेनिट्रेंस के बरक्स हम कहते हैं कि एक्सप्रेसिविटी क्या होती है कि अगर एक ट्रेट सब इंडिविजुअल्स में चल रहा है, सबके अंदर म्यूटेंट जीन है बट इज एक्सप्रेस डिफरेंटली अमंग इंडिविजुअल, लेकिन हर इंडिविजुअल उसको डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है? तब हम कहेंगे वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। फॉर एग्जाम्पल, उसने आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, manifestation of neurofibromatosis type 1 range from brownish spot on the skin to multiple skin tumors and skeletal deformity। ठीक है? एक बंदे के अंदर हो सकते हैं skeletal deformities हो, एक बंदा एक्सप्रेस करे with brownish spots on the skin, एक एक्सप्रेस करे with multiple skin tumors। so हर बंदा डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करता है। So the mechanism underlying the incomplete penetrance and variable expressivity is still not understood, but they most likely result from effects of other genes or environmental factor that modify the phenotypic expression of the mutant allele। ठीक है? उसने सिकल सेल एनीमिया की फिर एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट है वो सिकल सेल एनीमिया के साथ है, सो उसका फिनोटाइप
it is influenced by genotype of the alpha gene locus. ठीक है, इसकी बस एग्जांपल आप लोग याद रखो। इसके अलावा इसने बताया हुआ है that the expression of disease in the form of atherosclerosis condition by dietary intake of lipid, इस पे डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट बच्चों वो कह रहे हैं कि in many condition the age at onset is delayed, symptom and signs may not appear until adulthood। वही जो पीछे मैंने एग्जांपल दी थी हंटिंगटन डिजीज की। ठीक है, सो द बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द म्यूटेशन एंड द टाइप ऑफ द प्रोटीन इफेक्टेड। किस नेचर की म्यूटेशन हुई है और कौन सी प्रोटीन इफेक्ट हुई है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं विच विल लीड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अ जीन प्रोडक्ट और गिव राइज टू डिसफंक्शनल या इनएक्टिव प्रोटीन। or when such whether such mutation give rise to dominant or recessive disease depends on whether the remaining copy of the gene is capable of compensating for the loss। मतलब एक जीन के अंदर दो चेंजेस आ गई, जो रिमेनिंग कॉपी ऑफ जीन उसके पास बच गई है, क्या वो इस काबिल है कि वो उस लॉस को कंपेंसेट कर सके। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो कि डोमिनेंट या रिसेसिव डिजीज पैटर्न लेके चलती हैं। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस वो होती हैं बच्चों जिसमें एक लेवल पे जीन के लेवल पे म्यूटेशन पे लॉस हो गया है किसी जीन का। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हम तब कहते हैं कि कोई नया जीन गेन करने की वजह से, ठीक है, कोई नई चेंज गेन करने की वजह से म्यूटेशन हुई है। So most autosomal dominant the diseases they arise from the deleterious mutation. They fall into the few familial pattern. ठीक है बच्चों, दो पैटर्न्स हम लोग देखेंगे। Those involved in the regulation of complex metabolic pathway that are subject to feedback inhibition। ठीक है, ऐसे disorders, ठीक है, that are involved in regulation of complex metabolic pathways। ठीक है, मतलब एक पूरा पाथवे चल रहा है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे जो कि फीडबैक इनहिबिशन के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, उसके लेवल पे कोई चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, जैसे अब एक डिजीज होती है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें एलडीएल या मेम्ब्रेन रिसेप्टर जिसको हम एलडीएल कह रहे हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर के लेवल पे चेंजिंग होती है। ठीक है, ये याद रखना कि दिस इज फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। थर्ड सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं कि कुछ की स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती हैं जैसे हमारी कोलेजन है या साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं रेड सेल मेम्ब्रेन के, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रिन। For example, the collagen molecule is a trimer in which the three collagen chains are arranged in a helical configuration। ठीक है, अब वो नॉर्मली बता रहा है कि कोलेजन जिस तरह हमारे मसल्स वगैरह हैं या हमारा फाइब्रस टिश्यू है जिसमें कोलेजन प्रेजेंट होता है। अब वो कोलेजन क्या कह रहा है कि कोलेजन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक ट्राइमर, तीन कोलेजन चेन्स एक हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज होती हैं। एंड ईच ऑफ द थ्री कोलेजन चेन्स इन द हेलिक्स मस्ट बी नॉर्मल फॉर द असेंबली एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलेजन मॉलिक्यूल। तीनों का नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन विद अ सिंगल म्यूटेंट कोलेजन चेन, normal collagen trimers cannot be formed and hence there is a marked deficiency of collagen। In this instance, the mutant allele is called dominant negative because it impairs the function of a normal allele। ठीक है, वो कह रहा था कि तीन जरूरी थे ना, लेकिन एक के अंदर म्यूटेशन हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से नॉर्मल कोलेजन ट्राइमर नहीं बनेगा और कोलेजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इस वक्त इस जिसे कह रहे हो ना मौके पे वो म्यूटेंट एलील को कह रहा है कि डोमिनेंट नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसने नॉर्मल एलील के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर दिया। मतलब तीन थे, अब वहां पे दो सही रह गए, एक खराब हो गया, तो अब नॉर्मल एलील का नॉर्मल चेन नहीं बनेगी। और वो इसकी एग्जांपल दे रहा है बाय सम फॉर्म ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन एंड स्फेयर स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आगे आप लोगों के टेबल में भी डिजीज लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा लेस कॉमन देन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ज्यादा कॉमन होती है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, लेस कॉमन है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन व्हिच कैन टेक टू फॉर्म। सम म्यूटेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोटीन्स नॉर्मल फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर हो रही है एक पेशेंट के अंदर, और कुछ ऐसे केसेस हैं दे इम्पार्ट अ होली न्यू एक्टिविटी कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द अफेक्टेड प्रोटीन्स नॉर्मल फंक्शन। Okay, so transmission of disorder produced by gain of function mutation is always or almost always autosomal dominant। जहाँ पे हम फर्स्ट करो अगर तुम लोगों को एमसीक्यू में आए कि एक जीन के लेवल पे गेन म्यूटेशन हुई है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, दैट इज ऑलवेज ऑटोसोमल डोमिनेंट, उस डिजीज के अंतर आता है। जैसे हम आगे टेबल में भी देखते हैं, सबसे ऊपर तुम लोगों के टेबल में नर्वस डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं जिसमें से कुछ हंटिंगटन डिजीज है विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर।
और ये किस एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से हुई है? हंटिंगटिन that is toxic to the neurons and hence even heterozygotes develop a neurological deficit. ये बच्चों टेबल बना हुआ है, ठीक है, इसको रट्टाफाई करना होगा। आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, मैं भी दे सकती हूँ, और यूएचएस के लेवल पे भी आ सकता है कि नर्वस सिस्टम के लेवल पे ये डिसऑर्डर्स होंगे, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, मतलब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज विच अमंग दीज फोर इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, और मैंने मिक्स किए हुए, एक्स लिंक भी लिखे हुए हूँ, ऑटोसोमल भी लिखे हुए, ऑटोसोमल रिसेसिव भी लिखे हुए, तुम लोग को पता होना चाहिए कि हंटिंगटन डिजीज एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अच्छा ये भी याद रखो कि अडल्ट, ये अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ठीक है। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड जो कह लो ना जुवेनाइल या बच्चों के लेवल पे जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, बड़ों में डोमिनेंट छोटों में रिसेसिव, लेकिन है दोनों पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसके अलावा जीआईटी में फेमिलियर पॉलीपोसिस कोलाई, ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर होता है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके अलावा ब्लड के लेवल पे अगर आप देखो तो ब्लड में हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस या वॉन विली ब्रांड डिजीज। स्केलेटल लेवल पे देखो जहाँ पे कोलेजन डिसऑर्डर आ जाएगा वहाँ पे मार्फन सिंड्रोम है, एलर सिंड्रोम है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है या एकोंड्रोप्लेजिया है, ये सब स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं। मेटाबॉलिक लेवल पे अगर आप देखो जहाँ पे लार्ज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया जिसका मैंने पहले बताया था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर के लेवल पे चेंजेस आती हैं, या एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, ठीक है बच्चों। सो ये थी ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके अलावा कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स भी होते हैं, दे मेक द लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दे अकर व्हेन बोथ एलील्स एट अ गिवन जीन लोकस आर म्यूटेटेड। वहां पे हमने पढ़ा था कि सिंगल एलील म्यूटेशन हुई है, ऑटोसोमल रिसेसिव में बोथ एलील्स एट अ गिवन जीन लोकस आर म्यूटेटेड, ठीक है। दीज डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, दे यूजुअली do not this trait does not usually affect the parents of the affected individual but siblings may show the disease, ठीक है। ये ट्रेड्स अफेक्ट नहीं करते हैं, डू यूजुअली डू नॉट अफेक्ट द पेरेंट्स ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है, पेरेंट्स को अफेक्ट नहीं किया था इन्होंने, ठीक है, लेकिन बहन भाइयों में साइन आ सकते हैं, ठीक है। सो पीछे कहीं ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से सिंगल जीन लोकस में पीछे कोई उनके म्यूटेशन चल रही होगी, और जब समझ लो कि पोता या नवासा या उस लेवल पे चेंजेस आई, सिंगल जीन वहां पे गड़बड़ हो गई, ठीक है, पेरेंट्स नॉर्मल थे, ठीक है। सिबलिंग्स में क्या चांस होता है? 1 चांस इन 4 ऑफ हैविंग द ट्रेट, दैट इज द रिकरेंस रिस्क इज 25% फॉर ईच बर्थ, ठीक है। मतलब अगर 4 बच्चे हैं तो आपके 4 में से एक के अंदर चांस है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैरी कर सकता है, अगर पीछे से चल रहा है पैटर्न, दादा दादी और उस साइड से नाना नानी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। और थर्ड पॉइंट है, इफ द म्यूटेंट जीन अकर विद अ लो फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड दैट द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसिग्यूनस मैरिज, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि एक म्यूटेंट जीन है वो एक लो फ्रीक्वेंसी के साथ एक पॉपुलेशन में चल रहा है, खानदान में चल रहा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो सकता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो आपस में कंसिग्यूनस मैरिज की वजह से मतलब हुआ हो, माँ बाप आपस दोनों में माँ बाप दोनों कजन्स हैं, कजन मैरिज हुई है, और एक म्यूटेंट जीन उनकी फैमिली में चल रहा है, आगे अचानक ही उनका जो बच्चा पैदा हुआ है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लेके पैदा हुआ है। इसका मतलब कि पीछे कहीं म्यूटेंट जीन चल रहा था पॉपुलेशन में लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के साथ। सो तब दोनों कजन्स हैं, दोनों रिलेटेड हैं, इसका मतलब है दोनों के ब्लड में वो जीन रन कर रहा था, तो वो जब उनका बच्चा हुआ तो उसमें उसने प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर दिया। अच्छा, अब कुछ इसके फीचर्स हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के, आप लोगों की बुक में लिखे हुए हैं, ये 4-5 पॉइंट्स हैं। ये एक्सप्रेशंस ऑफ द डिफेक्ट टेंड्स टू बी मोर यूनिफॉर्म देन इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन है डिफेक्ट की, फिर कंप्लीट पेनिट्रेंस कॉमन होती है, ठीक है, कंप्लीट चेंज हुआ है, ऑनसेट फ्रीक्वेंटली अर्ली हो जाता है, लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट कर जाते हैं। Although these new mutations associated with recessive disorder usually do not occur, they are rarely detected clinically. Since the individual with new mutation is an asymptomatic heterozygote, several generation may pass before the descendant of such a person mate with other heterozygote to produce affected offspring. ठीक है, वो कह रहा है कि जो न्यू म्यूटेशंस होती हैं these recessive disorder की they are associated new mutations associated with recessive disorder do occur that are rarely detected clinically, ठीक है, मतलब इतनी क्लिनिकली मैनिफेस्ट कुछ नहीं भी करती हैं। जैसे एक इंडिविजुअल है विद न्यू म्यूटेशन इज एन एसिम्प्टोमेटिक हेटेरोजाइगोट, ठीक है, वो एक न्यू म्यूटेशन उसके अंदर आई है, हो सकता है वो उसको जाहिर ना करे, ठीक है, तो काफी सारी जनरेशंस के बाद, ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ सच अ पर्सन
मेट विथ अदर हेट्रोजाइगोट, वो हेट्रोजाइगोट था, ठीक है, उस उस पर्सन के डिसेंडेंट्स ने फिर हेट्रोजाइगोट के साथ मेट किया, उनकी मतलब जैसे वो कजन मैरिज की एग्जांपल दे रहा है, और उसकी वजह से आपस में अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा हो गए। मेनी ऑफ द म्यूटेटेड जीन इनकोड एंजाइम्स, अच्छा कुछ एंजाइम के लेवल पे गड़बड़ हो गई, जैसे इक्वल अमाउंट ऑफ नॉर्मल एंड डिफेक्टिव एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड, यूजुअली द नेचुरल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंश्योर दैट सेल्स विद हाफ द यूजुअल कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंजाइम फंक्शंस नॉर्मली, मतलब एंजाइमेटिक चेंजेस आ गए, म्यूटेंट जीन्स ने एंजाइम को अफेक्ट किया। अच्छा ये कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का बच्चों टेबल बना हुआ है, ये भी रेक्टिफाई करना होगा। आज का तुम लोगों का टास्क ये है कि जितने भी टेबल्स हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के, ऑटोसोमल रिसेसिव के, ठीक है, ऑटो और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के, और इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एग्जांपल्स दी, बेसिस बताई हुई कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर की, जैसे एंजाइम के लेवल पे चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, या एंजाइम इनहिबिटर में अफेक्ट होगी, मतलब वो आगे बताया हुआ है किस तरह से होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये डिजीज याद करनी होगी, जैसे मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा तो ये डिजीज होंगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये ठीक है। इसके अलावा हेमेटोपोइटिक लेवल पे अगर चेंजेस होंगी तो उसमें सिकल सेल या थैलेसीमियाज इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन पे कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, स्केलेटल लेवल पे एलर्डेनलेस सिंड्रोम है, नर्वस सिस्टम पे ये है। सो ये बच्चों याद करनी है, ठीक है। इनको याद करने के अलावा जी बच्चों, ये टेबल ही इंपॉर्टेंट होता है, रट्टाफाई करना है, शाबाश शाबाश। अच्छा, दूसरा ये टेबल इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों क्योंकि जेनेटिक्स में और तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। आप लोगों से जेनेटिक्स लेवल पे पूछ सकते हैं कि जी एक जीन की वेरिएशन किस जीन के साथ हुई, या आप लोगों से एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि ये डिजीज कौन से टाइप में आएगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, ठीक है, आगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी भी कि एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। हम अपने एक लेक्चर को स्क्वीज करेंगे, ठीक है, उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक्स लिंक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? ऑल द सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स आर एक्स लिंक, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ऑल आर रिसेसिव। जितने भी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर चेंजेस आई हैं, म्यूटेशंस आई हैं, दे आर एक्स लिंक डिसऑर्डर, और ये तकरीबन सारे ही रिसेसिव होते हैं। Several genes are located in the male specific region of Y. All of these are related to spermatogenesis. ठीक है, मेल स्पेसिफिक रीजन मतलब Y, स्पेसिफिकली जो Y क्रोमोसोम है मेल्स के अंदर, ठीक है, वो अगर अफेक्ट होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई गड़बड़ हुई। इसके अलावा मेल्स विद म्यूटेशन अफेक्टिंग द Y linked genes are usually infertile and hence there is no Y linked inheritance. Y linked inheritance नॉर्मली होती नहीं है बच्चों, इसलिए ज्यादातर ये अगर एक पेशेंट के अंदर म्यूटेशन हो गई है एक मेल के अंदर, दे आर यूजुअली इनफर्टाइल, ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर आ गया है स्पर्मेटोजेनेसिस के लेवल पे चेंजेस आ गई हैं तो इनफर्टाइल है, आगे उसने बच्चे नहीं पैदा कर सकेगा। अच्छा, अब कुछ इसके भी फीचर्स दिखे हुए हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के बच्चों, ये जल्दी जल्दी इसको समराइज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमारे पास बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिंगल जीन या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रह जाएंगे। उन्हीं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को फिर हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक अफेक्टेड मेल है, इट डज नॉट ट्रांसमिट द डिसऑर्डर टू हिज सन्स बट ऑल द डॉटर्स आर कैरियर। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर एक अफेक्टेड मेल है, ठीक है, मेल के पास क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये अपना डिसऑर्डर क्योंकि अगर फीमेल्स को ट्रांसफर करेगा तो फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा जो फादर की तरफ से आएगा एक्स क्रोमोसोम वो चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, तो इसलिए फीमेल जितनी भी डॉटर्स होंगी ना वो कैरियर्स होंगी, जबकि मेल नहीं होगा क्योंकि मेल में ट्रांसमिशन नहीं होगी क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा वाई क्रोमोसोम है। सो सन ऑफ द हेट्रोजाइगोस वुमन have was 1 in 2 चांस ऑफ रिसीविंग द म्यूटेंट जीन। लेकिन अगर अब फीमेल हेट्रोजाइगस हो गई है, मतलब वो कैरियर बन गई है, वो म्यूटेंट जीन लेके चल रही है, तो दो में से एक उसके बेटे में चांस है कि वो आगे से म्यूटेशन लेके चलेगा या वो डिजीज मैनिफेस्ट करेगा। सो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स आपने याद रखने हैं कि पहले तो डायरेक्टली जो अफेक्टेड मेल होता है वो मेल को ट्रांसफर नहीं करता डिजीज, बल्कि वो फीमेल को ट्रांसफर करेगा, वो अपनी बेटियों को ट्रांसफर करेगा, उसकी बेटियां कैरियर होंगी। लेकिन अगर एक उसकी बेटी फर्ज करो जीन लेके कैरी करके चल रही है, तो उस औरत का 1 in 2 चांस है कि वो आगे अपने बेटों में म्यूटेंट जीन ट्रांसफर कर सकती है,
सो बेसिकली कैरियर कौन है? फीमेल है. सो ऑल हेट्रोजाइगोस फीमेल यूजुअली डज नॉट एक्सप्रेस द फुल फिनोटिक चेंज, क्योंकि हेट्रोजाइगस हैं फुली एक्सप्रेस नहीं करेंगे चेंजेस को बिकॉज ऑफ द पेयर्ड नॉर्मल एलील. क्योंकि एक्स एक्स है ना, एक एक्स तो उसके पास नॉर्मल है, एक एक्स जो मेल की तरफ से आया उसमें गड़बड़ हो गई बिकॉज ऑफ द रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल. हाउएवर फीमेल्स हैव अ वेरिएबल proportion of cells in which the mutant X chromosome is active. Thus, it is remotely possible for the normal allele to be inactivated in most cells, permitting full expression of heterozygous X-linked condition in the female. वो कह रहे हैं कि रिमोटली ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये रिमोट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक नॉर्मल एलील जो उसके साथ वाला था वो इनएक्टिव हो गया और जो एक्स लिंक जो हेट्रोजाइगस एक्स लिंक कंडीशन में फीमेल्स के अंदर जो एक इफेक्टेड जीन था ना वो फुल एक्सप्रेशन के साथ उभर के आ गया सामने. अच्छा, अब ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बच्चों एक टेबल है आप लोगों की बुक में जिसमें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ब्लड में हीमोफीलिया ए बी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इम्यून सिस्टम में डायबिटीज इंसिपिटस, ठीक है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये सारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं जिनको रट्टा लगाना है. ठीक है, अब कुछ इसकी एग्जांपल दी हुई है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स की. आप लोगों का टाइम आई थिंक खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं, इनको देख लेते हैं कि एन इफेक्टिव मेल डज नॉट ट्रांसमिट द, ये वही वाली बात लिखी हुई है पीछे, हेट्रोजाइगस फीमेल यूजुअली डू नॉट एक्सप्रेस द फुल फिनोटाइपिक, ये भी वही चीज लिखी हुई है. फिर उसके बाद आगे एग्जांपल दी हुई है, मच मोर कॉमनली द नॉर्मल एलील इज inactivated in only some of the cell and thus the heterozygous female express the disorder partially. An illustrative condition is called glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. ठीक है, G6PD deficiency ये मैंने यहाँ पे भी टेबल में भी आप लोगों की लिखी हुई है. ठीक है, वो एक्स लिंक कंडीशन है जिसमें नॉर्मल एलील जो है वो इनएक्टिव हो जाता है कुछ सेल्स के अंदर और हेट्रोजाइगस जो फीमेल होती है वो पार्शियली डिसऑर्डर को एक्सप्रेस कर देती है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी है. और कुछ वो कह रहे हैं आप लोगों की बुक में 3-4 लाइंस नीचे लिखी हुई हैं पेज नंबर 142 पे, उसमें वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सलिंक्ट डिसऑर्डर हैं विच आर डोमिनेंट कंडीशन. अभी तक हम एक्सलिंक्ट रिसेसिव पढ़े थे, कुछ एक्सलिंक्ट डोमिनेंट भी हैं एंड दे आर कॉज्ड बाय dominant disease associated allele on the X chromosome. These disorder are transmitted by an affected heterozygous female to half her son and half her daughter. हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ फीमेल्स को ट्रांसफर कर देती है, लेकिन वो डोमिनेंट अगर डिजीज एसोसिएटेड एलील कैरी कर रहा है X क्रोमोसोम पे तो वो मेल्स के साथ साथ अपनी डॉटर्स को भी ट्रांसफर कर देगा. एंड बाय एन अफेक्टेड मेल पेरेंट टू ऑल हिज डॉटर्स बट नन ऑफ हिज सन्स इफ द फीमेल पेरेंट इज अनअफेक्टेड. इसकी एक एग्जांपल बच्चों अगर आप लोगों को कभी एमसीक्यू में आए यूएचएस के लेवल पे हमारे एग्जाम में कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, ठीक है, this is an example of type of inheritance of X-linked dominant. X-linked dominant बुक में सेपरेटली लिखी नहीं हुई, बस उसकी एक एग्जांपल बताई हुई है, उसमें बताया हुआ कि अगर डोमिनेंट डिजीज एसोसिएटेड एलील है X क्रोमोसोम के ऊपर तो वो ये जो फीमेल होती है अफेक्टेड हेट्रोजाइगोस वो अपने आधे बेटों को और आधी बेटियों को डिजीज ट्रांसफर कर देगी और फिर जो अफेक्टेड मेल होगा पेरेंट वो अपनी सारी बेटियों को ट्रांसफर करेगा बट बेटों को नहीं. सो इफ द फीमेल पेरेंट इज अनअफेक्टेड, अगर फीमेल अनअफेक्टेड है तो, ठीक है. अच्छा, इसकी एग्जांपल विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट है जो आप लोगों की बुक में दी हुई है. अच्छा, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिंगल जीन, जिसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि सिंगल जीन के लेवल पे ऑल्ट्रेशन हो तो गड़बड़ हो तो फिर आगे चलते हैं. एंड द जेनेटिक डिफेक्ट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोटीन और रिडक्शन इन द आउटपुट ऑफ जीन प्रोडक्ट. वर्चुअली एनी टाइप ऑफ प्रोटीन में बी अफेक्टेड इन सिंगल जीन डिसऑर्डर एंड बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म. ठीक है, अब इसमें उसने 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं आप लोगों की बुक में कि मैकेनिज्म जिसमें सिंगल जीन डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. नंबर 1, कोई एंजाइम डिफेक्ट है या उसके नतीजे में होने वाली कोई और एबनॉर्मेलिटी. फिर कोई मेम्ब्रेन रिसेप्टर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लेवल पे कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, अब ये सिंगल जीन हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ठीक है. या फिर कोई चेंजेस आ गई है नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर फंक्शन या उनकी क्वांटिटी में. या नंबर 4 पॉइंट इज म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन अनयूजुअल रिएक्शन टू ड्रग्स. ड्रग्स की वजह से कोई चेंजेस आ गई है, अनयूजुअल रिएक्शन टू ड्रग्स हुआ, उसकी वजह से कोई म्यूटेशन आ गई है. सो दीज 4 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, जिसमें एक तो था कि एंजाइम के लेवल पे डिफेक्ट, उसकी वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है, कोई मेम्ब्रेन रिसेप्टर के लेवल पे कोई नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर फंक्शन या क्वांटिटी में चेंज आया है, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से अनयूजुअल रिएक्शन हुआ है. तो इनको हम अलग अलग बच्चों पढ़ेंगे, कुछ जिस तरह है एंजाइम डिफेक्ट और उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक है. इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन, इसके अलावा रिसेप्टर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लेवल पे चेंजेस, या फिर
ड्रग्स की वजह से एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग्स की वजह से कोई म्यूटेशन वगैरह हो गई है। ठीक है, इसको मैं ये छोटी सी 3-4 लाइंस हैं, इनको हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसमें हम लोग मार्फन सिंड्रोम, एhlers-Danlos सिंड्रोम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो कि रिसेप्टर प्रोटीन के डिफेक्ट्स की वजह से, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया वगैरह। ठीक है, अच्छा ये हमने जो पढ़ेंगे ना, मार्फन सिंड्रोम और एhlers-Danlos सिंड्रोम, दे आर कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है वो डिफेक्ट्स हैं वो हैं डिसऑर्डर विच आर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन द रिसेप्टर प्रोटीन। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स के लेवल पे जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हम देखेंगे। इनके टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं आज भी जाके। जितनी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड और मेंडेलियन का भी नेक्स्ट जो आप लोगों का टेबल बना हुआ है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से देख लेना मेंडेलियन डिसऑर्डर का। वैसे वो नेक्स्ट मैंने उसमें शेयर किया हुआ है ये वाला लेक्चर में, लेकिन आप लोगों का टाइम अप हो गया, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी कर लेंगे, लेकिन इसको देख के आना। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि प्रोटीन टाइप या फंक्शन, जैसे एंजाइम के लेवल पे गड़बड़ हुई, एंजाइम इनहिबिटर के लेवल पे, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर, हीमोस्टेसिस, ग्रोथ रेगुलेशन। ठीक है, किस किस लेवल पे चेंजेस आ रही है, कौन कौन सा एंजाइम में मसला आ रहा है, ये एंजाइम्स बताए हुए हैं, जैसे फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, हेक्सोमिनिडेज, एंजाइम इनहिबिटर, अल्फा 1 एंटीसिप्टिन। ठीक है, ये डेफिशिएंट है। तो क्या, और फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर लीजन बताई हुई है। अच्छा ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को भी वन एग्जाम में आया था कि जिस तरह आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी रिसेप्टर है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस होंगी, उसमें पॉइंट म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट होगी, या फिर टेसिक डिजीज है। टेसिक डिजीज में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, हेक्सोमिनिडेज। ये पीछे भी एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है, आप लोगों की फ्लो चार्ट में बताया हुआ था। और उसमें मॉलिक्यूलर लीजन्स कहाँ होगी, स्प्लाइस साइट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन विद स्टॉप कोडॉन। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पीछे हम लोगों ने थोड़ी सी स्टडी की है अभी। इसके अलावा जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर एक पेशेंट को फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया है, तो उसमें मॉलिक्यूलर लीजन किस लेवल पे होगी, डिलीशंस हो सकती हैं, पॉइंट म्यूटेशंस हो सकती हैं। इस तरह अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, तो उसमें डिलीशन या पॉइंट म्यूटेशन के लेवल पे चेंज हो सकती है। तो ये थोड़ी सी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अच्छा, आई होप कि अब तक तुम लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा अ, अ, बच्चों बताओ आज का लेक्चर थोड़ा पढ़ना जाके। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ समझ आया हुआ होगा। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर बेसिस जाके देखना। ठीक है, जो जो चीज़ मैं पढ़ाती हूँ उसको एक नज़र ज़रूर घर जाके देख लिया करो, घर घर में बैठ के, सॉरी, घर में बैठ के देख लिया करो। ठीक है, कभी नहीं भूलता, जो फ्रेश माइंड के साथ आपने उस वक्त पढ़ा होता है वो आपको नहीं भूलता, 2 दिन बाद देखोगे फिर याद नहीं आएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, सो सैटरडे को आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।